नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पिछली क्लास से आगे बात करेंगे। जो वीडियो मैंने डाले थे आपको कार्ल मार्क्स के भौतिकवाद के बारे में। कार्ल मार्क्स के बारे में जब हम विचार करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनको शब्दावली को समझना सबसे पहले आवश्यक है। उसमें पहला एक शब्द आता है भौतिकवाद, जिसके बारे में हमने चर्चा की, और एक शब्द आता है द्वंद्वात्मक। क्योंकि कार्ल मार्क्स की जो इतिहास और समाज और संस्कृति को समझने का जो विधि थी, जो तरीका था, उसको द्वंद्वात्मक भौतिकवाद बोलते हैं। तो हमने ये जाना कि भौतिकवाद का मतलब क्या है, ये पिछली क्लास में हमने जाना। और हमने ये देखा कि जिस तरह कुछ दर्शन शास्त्री विचार को प्राथमिकता देते हैं, विचार को ही मूल तत्व मानते हैं सृष्टि के निर्माण का, जगत के निर्माण का, समाज के निर्माण का, और कुछ लोग पदार्थ को महत्व देते हैं। तो जो पदार्थ को महत्व देते हैं वो भौतिकवादी कहलाते हैं। ये बात हुई भौतिकवाद की। आज अपन बात करेंगे द्वंद्वात्मकता की, कि द्वंद्वात्मक क्या है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं डायलेक्टिक्स। बात यह है कि कार्ल मार्क्स से पहले यूरोप में एक दार्शनिक हुए जिनका नाम था हीगल। हीगल ने क्या कहा कि हीगल ने ये कहा कि हीगल विचारवादी थे, यानी विचार को प्राथमिकता देते थे। और उन्होंने ये कहा कि विचार का विकास, विचार का उद्भव, विचार की प्रगति जिस रास्ते से होती है वो रास्ता द्वंद्वात्मक है। द्वंद्व का मतलब ये है, हम सामान्य तौर पर जानते हैं, द्वंद्व का मतलब होता है संघर्ष, यानी दो के बीच में आपस में होने वाली संघर्ष, खींचतान को हम द्वंद्व कहते हैं। तो हीगल ने ये द्वंद्वात्मकता का सिद्धांत है वो विचार पर लागू किया। उन्होंने कहा कि विकास समाज का, जगत का, सृष्टि का, संस्कृति का विचारों पर आधारित है, और ये द्वंद्वात्मक तरीके से होता है, यानी संघर्ष के तरीके से होता है। अब संघर्ष के तरीके से कैसे होता है, इसके लिए उन्होंने कहा कि कोई एक विचार समाज में पैदा होता है, कुछ लोग उस विचार को मानते हैं, साथ देते हैं, लेकिन लंबे समय तक उस विचार के प्रभावशाली रहने के कारण उस विचार में ही उस विचार को निषेध करने के बीज मौजूद होते हैं। अर्थात कोई भी विचार है, उस विचार का प्रतिवादी विचार उस विचार के अंदर से ही उद्भव उसका होता है, उसका विकास होता है। और फिर स्थिति ऐसी आती है कि एक विचार जो पहले मौजूद था, उस विचार का एक प्रतिद्वंदी नया विचार पैदा होता है, और पुराने विचार और नए विचार के बीच में एक संघर्ष चलता है, एक द्वंद्व चलता है। उसको द्वंद्व कहते हैं। एक संघर्ष, एक द्वंद्व, एक टकराहट, एक खींचतान चलती है। और धीरे धीरे स्थिति ये होती है कि दो तरह, एक विचार में से उसका ही प्रतिरोधी विचार पैदा होकर पहले वाले विचार के साथ संघर्ष करता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लेकिन हम जानते हैं कि संघर्ष हमेशा नहीं चल सकता। ठीक वैसे ही ये प्रकृति है, संघर्ष हमेशा नहीं चल सकता, सहयोग भी हमेशा नहीं चल सकता। अगर हमेशा सहयोग चलेगा समाज में या जगत में या दार्शनिक विचारों में,
तो एक स्थिति ऐसी आएगी कहीं ना कहीं संघर्ष पैदा होगा, और हमेशा संघर्ष ही संघर्ष चलेगा तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि संघर्ष समाप्त हो जाएगा और फिर सहयोग की बात आएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही अतिवादी तत्व हैं, एक तरफ संघर्ष है, दूसरी तरफ सहयोग है, और दोनों ही हमेशा के लिए नहीं चल सकते। तो हीगल ने कहा कि जो एक विचार प्राथमिक विचार है जो समाज में व्याप्त है, उस विचार को उन्होंने कहा वाद। वाद को अंग्रेजी में कहते हैं थीसिस, यानी एक चीज स्थापित हो गई, एक वाद स्थापित हो गया। अब इस वाद के लंबे समय से चलने पर इसके अंदर से ही इस वाद को निषेध करने वाली चीजें पैदा होंगी और एक नया विचार पैदा होगा, वो इसका विरोधी होगा, उसको कहेंगे प्रतिवाद। उदाहरण के तौर पर पहले ये था कि एक वाद था कि जैसे अपन भारतीय समाज में देखते हैं, अपने आसपास के समाज में देखते हैं कि दहेज प्रथा है, दहेज दिया जाना चाहिए क्योंकि बेटी का हक होता है, दहेज देते हैं, दहेज मांगा जाता है, ये एक विचार था। अब इस दहेज का ही ये इस विचार का विरोध हुआ और इस विचार का एक नया प्रतिवाद हुआ कि नहीं, दहेज तो एक शोषण है, दहेज तो एक स्त्री के परिवार का शोषण करने का तरीका है, और ये दहेज का जो विचार है या दहेज की जो प्रथा है, ये पुरुष प्रभुत्व वाले समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, इसलिए इसको ऐसा नहीं होना चाहिए और दहेज नहीं होना चाहिए। अब नया ये जो प्रतिवाद आया, ये एक उस वाद में से ही निकलकर प्रतिवाद आया, अलग विचार आया, तो बाद में दहेज बंद होने का कानून सरकार ने किया, जागरूकता फैलाई और इसका प्रचार किया कि दहेज लेना या दहेज देना अपराध है, कानून के अनुसार अपराध है, नैतिकता के अनुसार ये पाप है, ये कोई अच्छा कार्य नहीं है, ये नकारात्मक कार्य है। अब होता यह है कि समाज में जब एक विचार आता है जिसको अपन वाद कहते हैं और उसी में से निकलकर प्रतिवाद पैदा होता है और दोनों में संघर्ष होता है, तो वो लंबे चलते हैं नहीं, चल नहीं सकते, क्योंकि संघर्ष लंबा नहीं चल सकता। संघर्ष या सहयोग हमेशा चलेगा तो समाज का विकास नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, और समाज के परिवर्तन होने के लिए, संस्कृति के परिवर्तन होने के लिए, जगत को परिवर्तन होने के लिए सहयोग भी आवश्यक है, संघर्ष भी आवश्यक है। तो जब दो चीज़ें एक साथ विरोधी एक साथ चलेंगी तो संघर्ष होगा, द्वंद्व होगा, इसको वो द्वंद्वात्मकता कहते हैं हीगल। अब दो विचार आ गए, एक वाद आ गया, एक उसका प्रतिवाद आ गया। वाद को थीसिस कहते हैं, प्रतिवाद को एंटीथीसिस कहते हैं। अब दोनों में जो संघर्ष चलेगा, द्वंद्व चलेगा, तो एक स्थिति जाके ऐसे आ जाएगी कि इन दोनों में एक समन्वय स्थापित हो जाएगा, कुछ तत्व वाद के होंगे और कुछ तत्व प्रतिवाद के होंगे, और एक नई चीज़ बन के आ जाएगी जिसको संवाद कहते हैं। संवाद यानी वाद और प्रतिवाद का मिला जुला कुछ नया रूप जिसका अभी उद्भव हुआ है, उसको संवाद कहेंगे, और अंग्रेजी में इसको सिंथेसिस कहते हैं। सिंथेसिस यानी मिश्रण हो जाना और एक नई चीज़ बन जाना। तो सिंथेसिस किस किस का हुआ? जो थीसिस था यानी वाद था, और जो विरोधी था एंटीथीसिस था यानी प्रतिवाद था, उनका संघर्ष चल रहा था, उससे एक नई चीज़ पैदा होकर आई जिसने संघर्ष को रोक दिया और एक बार कुछ समय के लिए शांति स्थापित कर दी। तो वाद से प्रतिवाद और प्रतिवाद और वाद के बीच संघर्ष होने से संवाद, एक तीसरी स्थिति निर्मित हुई। अब महत्वपूर्ण ये है कि तो क्या संवाद अगर हो जाएगा तो क्या सहयोग हो जाएगा, एक नई चीज़ आ जाएगी, तो क्या फिर द्वंद्व रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रखेगा? क्योंकि प्रकृति का नियम है, द्वंद्व और सहयोग प्रकृति का नियम है। अब जो नया संवाद आया, उदाहरण मैंने आपको दिया, जैसे दहेज के लिए दहेज नहीं देना चाहिए, फिर कानून बना दहेज नहीं देना चाहिए। अब एक नई चीज़ आ गई। नई चीज़ क्या आ गई? नई चीज़ ये आ गई कि देखो भाई, दहेज हम मांगेंगे नहीं। लड़के वाले कहेंगे कि हम दहेज मांगेंगे नहीं, और लड़की वाले कहेंगे कि देखो, हम दहेज आप मांग तो नहीं रहे हैं, लेकिन हमारी बेटी हमें प्रिय है, हम भी तो हमारी बेटी को हमारी भावनाओं के अनुसार कुछ देना चाहते हैं, तो आपको वो लेना चाहिए।
तो अब मांगते भी नहीं हैं, लेकिन जो देना चाहते हैं माँ बाप वो अपने दिल से अपनी बेटी को देते हैं। तो एक बात आ गई ना, संघर्ष नहीं हुआ, संघर्ष चला पहले दहेज देने में और दहेज नहीं देने में संघर्ष चला, और एक अब नई बात आ गई, तो ये हो गया संवाद। इस तरह अब फिर क्या होगा, अभी ये जो स्थिति चल रही है इस स्थिति हमेशा के लिए नहीं चल सकती, इसमें फिर कोई एक नई चीज आएगी। क्यों? क्योंकि ये जो संवाद हुआ है ये फिर अपने आप में एक नया वाद बन गया है, एक नया थीसिस बन गया, और थीसिस फिर वही बात हमेशा के लिए नहीं चल सकती। इसमें से भी कोई चीज़ ऐसी निकल कर आएगी जो इस नए वाले वाद का प्रतिरोध करेगी, निषेध करेगी, और एक नई चीज़ पैदा होगी। और नई चीज़ पैदा होगी तो ये जो नया वाद बना है, एक न्यू थीसिस बनी है, जिसको अपन ने पहले सिंथेसिस कहा था, वो नया थीसिस बन गया, उसमें से निकल के कुछ और एंटीथीसिस यानी प्रतिवादी चीज़ आ जाएंगी। फिर उन दोनों में संघर्ष चलेगा, और फिर संघर्ष हमेशा के लिए नहीं चल सकता। इसका मतलब फिर इनमें एक संवाद होगा, तो फिर संवाद हो जाएगा, वो एक नया वाद बन जाएगा, फिर उसमें से प्रतिवाद पैदा होगा, संघर्ष चलेगा, फिर एक नया संवाद होगा। इस तरह की समाज में विचारों का विकास, विचारों का उद्भव और विचारों को, नए नए विचारों का जन्म देने की व्याख्या हेगल जो दर्शन शास्त्री थे उन्होंने की। और हेगल ये कहते हैं कि अंतिम विचार जो होगा आखिर में, जब उसका नाम ही विश्व आत्मा है, वो उसका नाम विश्व आत्मा देते हैं, उसी को वो भगवान मानते हैं। तो हेगल थे, उन्होंने ये द्वंद्वात्मक पद्धति काम में ली, लेकिन द्वंद्वात्मक पद्धति लागू किस पर की? विचारों पर। तो हेगल का जो दर्शन था उसको हम द्वंद्वात्मक प्रत्ययवादी बोलते हैं, ये द्वंद्वात्मक विचारवादी बोलते हैं, द्वंद्वात्मक आदर्शवादी बोलते हैं, क्योंकि आइडिया यानी विचार, तो आइडिया को प्रत्यय भी कहते हैं, आइडिया को आदर्श भी कहते हैं, आइडिया को विचार भी कहते हैं। तो द्वंद्वात्मक विचारवाद था हेगल का दर्शन, और कार्ल मार्क्स ने इसका उल्टा बताया। अपन अगली क्लास में बात करेंगे। गुड नाइट।